नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर रखी है थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका पार्ट ए है। तो आइए, पार्ट ए की क्लासेस तो आपकी चलती ही रहेंगी, पार्ट बी भी आज से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पार्ट बी आप जानते हैं उसका नाम क्या है, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो बुक थी आपकी, उसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जब बीएससी का पैटर्न ईयरली होता था तो ये कंप्लीट बुक होती थी, जिसका नाम क्या था मैंने बताया आपको, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब इसका नाम क्या है, सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, क्लियर है। तो सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी इसे हिंदी में कहेंगे सर्किट फंडामेंटल कहते हैं मूल। सर्किट फंडामेंटल का अर्थ है मूल और सर्किट का अर्थ है परिपथ, यानी मूल, परिपथ तथा। ठीक है, पहले बुक का नाम था मूल, परिपथ तथा प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिकी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक, और डिवाइसेस का अर्थ हो जाएगा युक्तियाँ। ठीक है जी। तो इस बुक का, या आप कह सकते हैं इस पार्ट का नाम क्या है, मूल, परिपथ तथा अर्धचालक युक्तियाँ। क्लियर है, यानी सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, ये किस तरीके की है ना फिजिक्स है वो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, यानी जो आप 12th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। तो 12th क्लास में भी आपने इसके चैप्टर था आपके सिलेबस में, आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम से, है ना, चैप्टर अर्धचालक युक्तियाँ। ये चैप्टर आपका 12th क्लास में भी आप इससे परिचित हो चुके हैं। तो अब क्या है, इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। ये जो अर्धचालक युक्तियाँ या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ के आए थे, उसे थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, इस बुक के अंतर्गत आपकी 4 यूनिट होंगी। ठीक है, तो चारों यूनिट में से आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारा इंट्रोडक्शन सिलेबस वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि सर्किट फंडामेंटल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में चारों यूनिट कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और जो थर्मल फिजिक्स है, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, उसमें चारों यूनिट कौन कौन सी हैं, वो सब मैंने इंट्रोडक्शन आपको सिलेबस वाली वीडियो में दे चुका हूँ। यदि आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के फ्रंट पेज पर जाकर ही आप सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट फंडामेंटल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो पार्ट बी है आपका, ठीक है, उसकी यूनिट फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डीसी एंड एसी सर्किट्स। ठीक है, तो डीसी आप जानते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी आप जानते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। और सर्किट्स होता है परिपथ, यानी इसे हिंदी में कहेंगे दिष्ट। ठीक है भाई, डीसी करंट को क्या कहते हैं हिंदी में, दिष्ट धारा, और एसी करंट को प्रत्यावर्ती धारा। तो हो जाएगा दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती परिपथ। ठीक है जी, दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती परिपथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यूनिट का नाम है आपका। आइए इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी भूमिका की, भूमिका मैंने बनाई बस इतनी ही भूमिका पर्याप्त है, क्योंकि इसका 12th क्लास में आप परिचय ले चुके हैं, इसलिए बीएससी में इसका परिचय वगैरह नहीं दिया है, केवल है ना अच्छे तरीके से इसे स्टार्ट किया गया है बस। तो आप एक मैं सजेशन आपको दूंगा, ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी अर्धचालक युक्तियों वाला जो आपका चैप्टर है वो 12th क्लास का, उसका बाइंडर आप निकाल के बाहर रख लीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो उस बाइंडर को निकाल के बाहर रख लीजिएगा, या किसी को दे रखा है तो भी आप अपने नोट्स मंगा लीजिए। ठीक है, वो जो 12th क्लास में था। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो पहली हेडिंग डालो आप। इसमें जो पहली हेडिंग है वो आपकी दे रखी है ग्रोथ ऑफ करंट। क्या हेडिंग है पहली, ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट यानी कि हिंदी में कहीं, हाँ देखो ध्यान दो, ग्रोथ ऑफ करंट यानी धारा में वृद्धि, और किस सर्किट में, इन एलआर सर्किट।
ठीक है, बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कोई नहीं है ना। अब तो क्लासेस सेकंड सेमेस्टर की ही पढ़ानी है, तो अब तो तेज़ी से लेके चलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है समझना। देखो, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, इसे बोलेंगे एलआर सर्किट, आप समझते हो, एल यानी कोयल, कुंडली, ठीक है, इंडक्टेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है एलआर परिपथ में धारा में वृद्धि कह दो या धारा वृद्धि कह दो, एलआर परिपथ में धारा वृद्धि, ठीक है जी। देखो, इसका चित्र बना लेते हैं। इस बुक में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है, क्या कि डायग्राम से आपके क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। इस बुक में आपको डायग्राम्स को सबसे इम्पोर्टेंस देकर चलनी है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। डायग्राम यदि आपका सही है तो एग्जामिनर आगे बाइंडर को चेक, मतलब आपकी कॉपी को, एग्जाम की कॉपी को चेक करेगा, ठीक है। और यदि डायग्राम ही गलत है और सारा डेरिवेशन आगे का सही है तो एग्जामिनर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा और आगे चेक ना भी करे, ऐसा पूरी संभावना है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, इसमें डायग्राम ही मेन है। और इस बुक में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स प्रायः, ठीक है, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज़ कठिन है ना, कारण कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके डायग्राम में विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, और कोई इतनी कठिन बात नहीं है। आइए चलते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो, ग्रोथ ऑफ करंट यानी धारा में वृद्धि की बात करनी है, किस सर्किट में, एलआर सर्किट में। एलआर सर्किट आप समझ रहे हैं ना, यानी जिसमें एक ऐसा परिपथ है जिसमें कुंडली लगी है ना, और जिसमें प्रतिरोध लगा है, यानी कोयल लगी है और रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, रेजिस्टर। देखो कैसे, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये स्विच है आपका, शायद फ़ोन आ रहा है, एक मिनट रुको, नहीं आ रहा। देखो भैया, ये स्विच हो गया आपका, ठीक है। स्विच को आप एस से डिनोट कर लो, ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया, स्विच। ध्यान देना, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो क्या है, बी है, ठीक। और मैंने कहा एलआर सर्किट है, तो एलआर सर्किट का मतलब क्या हुआ कि एल लगा है और आर लगा है, यानी कोयल और रेजिस्टेंस दोनों लगे हैं। तो देखो, रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से बनाते हैं, तो बेसिक चीज़ें तो आप सब जानते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे तो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रजिस्टर भी कहते हैं ना, रजिस्टर का ही रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोधक का ही प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप 12th की क्लास से रिवाइज कर लेना, है ना, कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, ये सब चीज़ें है ना 12th क्लास में। तो अब ये क्या है, आपका बीएससी का स्टैंडर्ड है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपकी 12th में आप पढ़ चुके हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि वो आप, है ना, जानते होंगे अच्छे से, ठीक है, सब जानते होंगे, बाकी नहीं तो पढ़ लेना। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है ना, उस फैक्टर को, उस कारक को कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो कोयल होती है वो इस तरीके से डिनोट की जाती है, मतलब इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है ना। इसका इंडक्टेंस एल होता है, प्रेरकत्व जिसे कहते हैं प्रेरकत्व, ठीक है। कुंडली कहते हैं, कुंडली का प्रेरकत्व होता है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होता है, यानी कोयल का इंडक्टेंस होता है और रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे दोनों मीडियम वाले। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये कोयल का सिंबल है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कैपेसिटर यानी संधारित्र, ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बताने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं किस स्टूडेंट का लेवल क्या है। आप लोग सामने तो हो नहीं, तो इसलिए पता नहीं है कि किसका लेवल क्या है ना। तो किसी के लिए तो ये व्यर्थ की बातें ही हो सकती हैं, और किसी के लिए डायरेक्ट चलूँ तो फिर, है ना, चिंता का विषय हो सकता है कि आप पता ना समझ में। इसलिए हम बहुत धीमे धीमे चलेंगे शुरुआत में। देखो, तो ये मैंने बताया, ये स्विच है, स्विच यानी कुंजी बोलते हैं हिंदी में, और उसमें एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा है इस तरीके से, और एक कुंडली भी लगी है,
ठीक है भैया, एक कुंडली भी लगा दो, ये कॉइल लगी है, कुंडली लगी है, और सर्किट है तो बैटरी तो होगी ही। ये ठीक है, ये आपका परिपथ कंप्लीट हुआ। ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है बैटरी, बैटरी का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल होता है कैपिटल ई, क्लियर है। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ ऑफ ई, मतलब ईएमएफ ऑफ बैटरी इज कैपिटल ई, ठीक है, पढ़ चुके होंगे आप कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं बताऊं आपको, यानी इस लेक्चर को समझते टाइम आप 12th का बाइंडर साइड में रख लें, और जो जो यहाँ पे फंक्शन आ रहे हैं जैसे प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है ना, इंडक्टर इंडक्टेंस है, और ये ईएमएफ है, ये सब चीज़ें साइड में बाइंडर से 12th के बाइंडर से देखते जाएं, ठीक है, क्लियर है भैया। एलआर सर्किट था, यानी जिसमें इंडक्टर भी हो और रजिस्टर भी हो, दोनों लगे हैं या नहीं, दोनों लगे हैं, कुंडली भी और प्रतिरोध भी। अब इसमें आपको ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ना है, धारा में वृद्धि। तो आप एक बात देख के बताओ, ये स्विच एस जो है यदि आप पॉइंट ए से जोड़ोगे है ना, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो करंट, ये बैटरी है, बैटरी में बड़ी प्लेट पॉजिटिव प्लेट होती है, और ये छोटी वाली जो होती है ना ये नेगेटिव प्लेट होती है। तो देखो प्लस से चलेगी धारा और माइनस तक, यदि ये एस को ए से मिला दें तो प्लस से धारा चलेगी करंट और माइनस तक आएगा, ऐसे तो चलता है ना करंट धारा। और यदि एस को बी से मिला दें, ठीक है, तो सर्किट है ना कंप्लीट नहीं होगा, यानी स्विच ऑफ करना है तो बी से मिलाओ, है ना, ऑन करना है तो ए से मिलाओ। ऑफ ऑन की व्यवस्था ये है ना। ये स्विच है जिसे आप कुंजी कहते हैं हिंदी में, और ये बैटरी है, बैटरी को तो बैटरी कहेंगे। ये प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है ना, जिसे रेजिस्टर कहते हैं, और ये कोयल है जिसका इंडक्टेंस एल है, ठीक है, क्लियर है। तो सारी बातें हुई, तो इसकी लैंग्वेज सुन लीजिएगा आप, एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में बोल देता हूँ। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल में यदि ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, माना कोई परिपथ है ना जिसमें एक कुंडली कैपिटल एल तथा एक प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम जानते हो ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है ना। श्रेणी क्रम क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें करंट की वैल्यू सेम रहे। तो मान लो यहाँ से चला करंट, कितना करंट चला, आई धारा, और होते हुए ऐसे जब स्विच ऑन करोगे तो ऐसे होते हुए है ना वापस आ जाएगी। तो देखो आर में भी करंट आई है, एल में भी करंट आई है, तो करंट सेम है, इसलिए श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैंने कहा माना कोई, ठीक है, क्या कौन सा कौन से वाला है ये परिपथ, एल आर है ना। तो माना कोई परिपथ है ना जिसमें एक कुंडली तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है जी, क्लियर है। कुंजी एस क्या बोलते हैं इसे, स्विच को कुंजी कहते हैं, है ना। कुंजी एस है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ठीक है जी। और किसी क्षण परिपथ में धारा कितनी है, आई है, बस ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। तो सुनो लैंग्वेज इंग्लिश में, लेट अस कंसीडर, ध्यान सुना, लेट अस कंसीडर इस सर्किट कंटेन्स माने रखता है, इस सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टेंस आर एंड ए रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध है ना, एंड ए इंडक्टर या कोयल कैपिटल एल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज कैपिटल ई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो अब तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको है ना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, मतलब हिंदी मीडियम वाले जो हैं उन्हें इंग्लिश में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती होगी, ठीक है। तो बात समझ में आई। मैंने कहा लेट एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण द करंट इन द सर्किट इज स्मॉल आई, ठीक है, किसी क्षण जो
परिपथ में धारा है वो स्मॉल आई है। बस मैंने चित्र डायग्राम बनाया आपके लिए और इसकी व्याख्या भी कर दी है, समझा भी दिया है और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल भी दी है। ठीक है, आइए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो देन यहाँ से आपको दिख रहा है, चलो देखो देन आप जानते हो 10th क्लास और 12th क्लास का थोड़ा थोड़ा सहयोग लेना पड़ेगा आपको। देन फ्रॉम ओम्स लॉ सब जानते होंगे। ओम का नियम क्या होता है, जानते हो ना भैया ओम का नियम? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, V है विद्युत वो क्या बोलते हैं इसे, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। I करंट है और R क्या है? R है आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है जी। अब एक बात और सुनो, धारा में वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो धारा में वृद्धि निकालनी है तो स्विच S को किससे मिलाना पड़ेगा, मतलब A से मिलाना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो करंट चलेगा बैटरी से और इसमें बहेगा यहाँ तक आएगा। फिर कुंडली क्या करती है, एक बात ध्यान रखना, जो कुंडली होती है ना वो विरोध करती है परिपथ में धारा के बहने का। ये बात तो आप 12th क्लास से जानते होंगे कि जो कोयल होती है वो करंट के फ्लो का क्या करती है, अपोज करती है सर्किट में, है ना। सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करती है कोयल। तो देखो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप जानते हैं दोनों की यूनिट, दोनों का मात्रक सेम होता है, विभवांतर का भी और विद्युत वाहक बल का भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का भी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E का भी, है ना। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो आप 12th क्लास के बाइंडर में आप देखें, बिल्कुल सिलेबस में था, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर क्या होता है। तो ठीक है, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। जब तक वो सर्किट में मतलब बैटरी के अंदर रहता है तो उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, और जब वो परिपथ में चला जाता है तो उसे कहते हैं विभवांतर या विभव। ठीक है, क्लियर है। तो एक बात देख के बताओ, टोटल जो है EMF वो तो E है, ठीक है, लेकिन जो कोयल है, कुंडली है, वो क्या करती है, वो विरोध करती है। ठीक है, किसका, करंट के फ्लो का। कैसे विरोध करती है, कोयल का जो EMF होता है ना वो विरोध करता है। ठीक है, यानी जो बैटरी का EMF है वो तो करंट फ्लो करा रहा है, ध्यान देना, बैटरी का EMF जो है कैपिटल E वो तो करंट फ्लो करा रहा है, लेकिन जो कोयल का EMF है वो करंट का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो कोयल का EMF क्या होता है, आप जानते हैं 12th क्लास में आपने पढ़ा है, L/di/dt। ये देखना आपके याद होगा, 12th क्लास में था फॉर्मूला। ठीक है, ये है विद्युत वाहक बल किसका, कुंडली का। ठीक है, यानी ये क्या बोलते हैं, EMF ऑफ कोयल। ठीक है, तो E क्या है आप जानते हैं, EMF है, कैपिटल E है बैटरी का, तो इसे स्मॉल e से भी डिनोट कर लेते हैं। मान लो कोयल का स्मॉल e है। L क्या है, इंडक्टेंस है, और I क्या है, ठीक है, आप जानते हैं करंट है। ठीक है, तो भैया ये क्या है, इसे ना पता हो आपको तो साइड में लिख लेना, या ठीक है आप देख सकते हैं बाइंडर में अपने 12th क्लास के, क्या होता है ये, इसे बोलते हैं EMF यानी विद्युत वाहक बल किसका, ऑफ कोयल, कुंडली का, है ना। तो इसे लिख लेना कहीं, अब याद ना हो तो, बाकी बाइंडर में देखो। और ये चीज़ें जो डेरिवेशन में यूज हों वे कॉपी के बाइंडर के अपने ऊपर की साइड लिख लिया करो, है ना। ठीक है जी। देखो तो मैं कह रहा हूँ कि बैटरी तो क्या कराना चाह रही है, फ्लो कराना चाह रही है करंट को, लेकिन जो कोयल है उसका EMF क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज करेंगे, एक EMF तो क्या कर रहा है, फ्लो कराना चाह रहा है E, और एक EMF क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, तो एक प्लस का लो तो दूसरा माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपोज कर रहा है ना, तो इसका EMF माइनस में लेना पड़ेगा, यानी कैपिटल E माइनस स्मॉल e, और स्मॉल e का मान क्या है, L/di/dt बराबर I/R। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना। तो E माइनस L/di/dt बराबर IR। ठीक है जी। अब देखो बस ये है मेन चीज़, अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो तो आप उसमें तो है ना परफेक्ट हो बिल्कुल। ये बात समझ में आई।
बैटरी का ईएमएफ फ्लो करा रहा है करंट को, और जो इसका कोयल का ईएमएफ है एल डी आई अपॉन डी टी अपोज कर रहा था, तो अपोज कर रहा था इसलिए हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमें ग्रोथ ऑफ करंट की बात करनी है, ठीक है। तो हमने इसे माइनस कर दिया जो अपोज कर रहा था। बराबर में आई इंटू आर ऐसी रहेगा, क्योंकि आर तो लगा है ना रेजिस्टेंस, तो इसलिए आर ऐसी रहेगा। देखो क्या आएगा, आई आर को इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, डी आई अपॉन डी टी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप बताना डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी टी की। देखो डी टी इधर जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एल अपॉन ई माइनस आई आर और इंटू डी आई, ठीक है जी। ये डी टी अपोन का इधर चला गया, और ये ई माइनस आई आर अपोन में आ गया, एल ऊपर है डी आई भी ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है जी। अब पता है क्या करना है, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो, ठीक है, इंटीग्रेटिंग। लिख देना इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखो इधर तो टी रह जाएगा, डायरेक्ट कर दो ना भाई, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो टी रह जाएगा केवल, और इधर इंटीग्रल करो एल ई माइनस आई आर, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, आई के, और आपको पता है लिमिट तो ले नहीं रहे, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ेगा, जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और डायरेक्ट ना करना चाहो तो एक स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है। डी टी था उसका इंटीग्रल कर दिया, इसके बाद देखो इधर डिफरेंशियल से इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, तो इधर तो टी बचेगा केवल, बराबर। देखो एल कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल से कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, ये बचेगा 1 अपॉन ई माइनस आई आर, यानी 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x, समझ गए। तो log x की जगह है ई माइनस आई आर, ठीक है जी। अब देखो 1 अपॉन ई माइनस आई आर का तो कर दिया, अब इसका भी तो करोगे ई माइनस आई आर का, इंटीग्रल तो जानते हो ना भी अच्छे से, तो 1 अपॉन ई माइनस आई आर का तो कर दिया, अब ई माइनस आई आर का करो, तो ई माइनस आई आर का करोगे, इंटीग्रल में तो अपॉन में आता है बल्कि, है ना, तो ई माइनस आई आर का करोगे तो देख के बताओ, ई तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो गया, ठीक है, और आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आई का 1 हो गया, क्लियर है। तो केवल क्या बचा, आर, क्लियर है, क्लियर है, और प्लस क्या है, सी। बताओ भैया इंटीग्रेशन तो सब जानते हो ना, एल बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, x की जगह है ई माइनस आई आर, तो log ई माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है, और log वो इसका 1 अपॉन ई माइनस आई आर का तो log ई माइनस आई आर हो गया। अब ई माइनस आई आर का भी तो करोगे, और इंटीग्रल में अपॉन में आता है, डिफरेंशियल होता तो मल्टीप्लाई में आता, तो अपॉन में क्या आएगा, ई का डिफरेंशियल 0, ठीक है, और आई का 1 डिफरेंशियल, है ना, और आर ऐसी रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, क्लियर है। डिफरेंशियल होता तो ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई में आती, ठीक है, और इंटीग्रल है तो अपॉन में आएगी, ठीक। चलो प्लस सी बताना भैया, है ना, अभी पहला लेक्चर है, मैं पढ़ाते हुए डर भी रहा हूँ कि पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप बताना ये चीज़ें क्लियर हो गई, मैं अभी आश्वस्त नहीं हो पा रहा। हालांकि वैसे इंटीग्रल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इंटीग्रल करा है बस, है ना। तो इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रल आप जानते होंगे अच्छे से। देखो अब देखो क्या बचेगा, t बराबर माइनस का l अपॉन आर log e माइनस आई आर और प्लस सी। बात क्लियर है। देखो भैया इसे एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अभी जब तक सी की वैल्यू नहीं मिलेगी ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो एक काम करो सी की वैल्यू निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाओ एट t बराबर 0। देखो भाई जब t बराबर 0 था, समय स्टार्ट नहीं हुआ था, तो तब करंट था क्या सर्किट में? नहीं था, करंट भी नहीं था, यानी t बराबर 0 पर i बराबर भी 0 था। ठीक है, t बराबर 0 पर i बराबर क्या था? 0। तो जब t बराबर 0 है, फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, t की जगह 0 रखो और i की जगह भी क्या रखो? 0। तो log e, i की जगह तो 0 रख दिया और प्लस c।
यानी सी का मान आ गया प्लस का L/R log E। सी का मान रख दो फर्स्ट में, फर्स्ट एम्प्लाइज। तो सी की वैल्यू फर्स्ट में रखोगे तो देखो टी बराबर क्या आएगा, माइनस का L/R log E माइनस IR, और सी की वैल्यू है प्लस का L/R log E। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से देखो L/R ले लो कॉमन, है ना। क्या कॉमन ले रहे हैं, L/R। देखो तो L/R तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा। एक काम करो, माइनस L/R लो कॉमन, तो क्या बचेगा, log E माइनस IR, और बीच में माइनस आ जाएगा माइनस log E। ठीक है जी, माइनस का L/R कॉमन लिया तो यहाँ का माइनस बाहर आया और यहाँ का प्लस था तो माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले दो, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। देखो PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा जिस तरीके से कि आपको नोट्स यदि नहीं भी मिल पाते हैं किसी कारणवश, है ना, या जो भी कारण हो, तो भी आप वीडियो को देख करके आराम से नोट्स बना सकें, इसलिए मैंने लैंग्वेज भी बोल दी है। ठीक है जी, तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो आप, फिर आगे चलते हैं। देखो ध्यान दो, टिक, इसके बाद देखो इधर देखो log E माइनस IR माइनस log E। आपको पता है log में जो माइनस में होता है ना, log में जो माइनस में होता है वो अपोन में आ जाता है, ये इतना तो जानते होंगे आप। तो ये हो जाएगा log E माइनस IR अपॉन E। ठीक है, log में जो माइनस में है वो कहाँ हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा, बटे में। ये इधर ले जाओ तो माइनस का T L/R, इधर पहुँचेगा ना नहीं R/L, R ऊपर पहुँचेगा, L अपोन में रहेगा, बराबर में है log। एक काम कर दो, इसे अलग अलग कर लो, क्या बचेगा 1 माइनस IR अपॉन E। ठीक है, log को इधर ले जाओगे, देखो कुछ मैथमेटिकल बातें यूज हो रही हैं मैथमेटिक्स की। तो मैंने एक बात तो ये बताई कि log में जो माइनस में है वो किस में चले जाता है, अपोन में। ये सब बात नॉर्मल है, 9th क्लास की बातें हैं। log को इधर ले जाओगे, ये 12th क्लास में आपने सीखी होगी, जब log को इधर ले जाओगे तो e की पावर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस का R/L इंटू टी, और ये बचेगा 1 माइनस I अपॉन E और इंटू R। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ। ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ ठीक तो है, E अपोन में है, R ऊपर है, ठीक है बिल्कुल। देखो इसे इधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो I अपॉन E इंटू R बराबर है 1 माइनस E की पावर माइनस का R/L इंटू टी। ठीक है, कुछ छोटा है क्या, कुछ छोटा तो नहीं है ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से आप निकाल लो I बराबर, तो I बराबर क्या आएगा, E तो ऊपर पहुँचेगा और R अपोन में पहुँचेगा, E ऊपर पहुँचा R अपोन में पहुँचा, और ये है 1 माइनस E की पावर माइनस का R/L इंटू टी। ठीक है भैया, देखो एक बात सुनो मेरी, आप एक फॉर्मूला जानते हो, I बराबर V/R, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है। जब I की मैक्सिमम वैल्यू हो तो V की भी मैक्सिमम वैल्यू लोगे, और V की मैक्सिमम वैल्यू होती है E, EMF। ठीक है, ये पता होगा आपको। ठीक है, तो V की मैक्सिमम वैल्यू E, I की मैक्सिमम वैल्यू I0, तो E/R क्या हो जाएगा, I0। तो I बराबर I0, यानी ये मैक्सिमम करंट है इन द सर्किट। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इसका ग्रोथ ऑफ करंट का, इक्वेशन नंबर शायद सेकंड होगी, यहाँ तक नोट करो। ठीक है जी, तो यहाँ तक का भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे, है ना। मैं इधर का रफ कर देता हूँ सब, है ना, मुझे नहीं लगता अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है जी। तो ये देखो मेन इक्वेशन आ गई आपकी, मेन तो ये है ना, इसे इक्वेशन सेकंड डाल देना। और देखो एक बात सुनो मेरी, इक्वेशन सेकंड का वो करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशियल इसी के बाद कर रहे हैं तो ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ऑन बोथ साइड लिख देना वी हैव। तो क्या आएगा, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है जी, आई नोट तो ऐसे ही रहेगा। देखो ये 1 है, मैंने आई लिख दिया, क्या है 1। ठीक है जी। तो देखो 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, 1 का 0 हो जाएगा। और e की पावर माइनस का e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन फिर इसका भी तो करोगे, जब इसका करोगे तो क्या आएगा, t का तो 1 हो जाएगा, माइनस का r अपॉन l बचेगा केवल। ठीक है, डिफरेंशियल भी आप समझते होंगे। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स रहा, लेकिन जब माइनस एक्स का करोगे तो फिर उसका होगा, है ना, यानी e की पावर माइनस का r अपॉन l इंटू टी का तो यही रहा, लेकिन फिर इसका भी तो करोगे, जब इसका करोगे तो t का 1 हो जाएगा, माइनस का r अपॉन l बचा। ठीक है, तो ये डी आई अपॉन डी टी, डी आई पता क्या है, डी आई हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट, तो डी आई क्या है, ग्रोथ, है ना, इन करंट या ग्रोथ ऑफ करंट और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ करंट में कितनी ग्रोथ हो रही है ये बता रहे हैं हम इसके माध्यम से, डी आई अपॉन डी टी इसलिए निकाला है। देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो आई नोट क्या आएगा, आर अपॉन एल और e की पावर माइनस का r अपॉन एल इंटू टी। ठीक है जी, ये आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है जी, तो देखो डी आई अपॉन डी टी, इसमें एक काम करो, r अपॉन एल को तो बाहर लिख लो और इसे सारे को एक साथ लिख लो, आई नोट e की पावर माइनस का r अपॉन एल इंटू टी। ठीक है जी, समीकरण 2 से देखो आप इसका मान निकालो, समीकरण 2 से। ठीक है, मैं निकाल के बताता हूँ आपको। फ्रॉम सेकंड से देखो आई बराबर क्या आएगा, आई नोट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई नोट ई के पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, आई नोट ई के पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी बराबर, ये इधर चला गया तो ये बचेगा आई नोट माइनस आई। ठीक है जी, समीकरण 2 से आई नोट ई की पावर माइनस के आर अपॉन एल इंटू टी का मान निकाल लिया। ठीक है, कितना आया, आई नोट माइनस आई, तो इसकी जगह मान रख दो, तो डी आई अपॉन डी टी, तो आर अपॉन एल और इंटू। ठीक है जी, तो एक तो यही, हाँ इसका मान रखो आई नोट माइनस आई। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये जो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो L अपॉन आर होता है, हालांकि वहाँ R अपॉन एल लिखा है, लेकिन R को अपॉन में लाके एक कांस्टेंट होता है। L अपॉन आर को आप कहते हैं मतलब L अपॉन आर एक कांस्टेंट होता है जिसे आप इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व काल अंक। काल और अंक, काल यानी समय और अंक यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो काल और अंक की संधि करोगे तो क्या हो जाएगा, कालांक हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होता है L अपॉन आर। तो इसका मतलब ये बताओ, डी आई अपॉन डी टी को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, आई नोट माइनस आई अपॉन एल अपॉन आर लिख सकते हो। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि एल अपॉन आर को, है ना, यानी इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही डी आई अपॉन डी टी घटेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ से यही तो निष्कर्ष निकलता है कि डी आई अपॉन डी टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल अपॉन आर के, यानी इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के। ठीक है जी, इसका मतलब है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर को जितना अधिक बढ़ाओगे
डी आई अपॉन डी टी उतना ही घटेगा। डी आई अपॉन डी टी क्या है? रेट। अपॉन में डी टी आ जाए रेट हो जाता है, बताया ना। और रेट किसका है? डी आई का। डी आई क्या है? ग्रोथ ऑफ करंट है। समझ में आई बात? इसका मतलब है ग्रोथ ऑफ करंट, इसे बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हैंस करके लिख लो, है ना। क्या लिखोगे? हैंस रेट अपॉन में डी टी आ रहा है तो रेट किसकी है? हैंस रेट ऑफ ग्रोथ। डी क्या है? चेंज का मतलब या तो डिक्रीमेंट हो सकता है या इंक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए चेंज को यहाँ पे ग्रोथ कहेंगे। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है ये? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी, हिंदी में सुन लो। यानी धारा वृद्धि की दर, है ना, धारा वृद्धि की दर प्रेरक कालांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट क्या होगी? घटेगी। और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बढ़ेगी यदि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, मैं भूल गया पता नहीं क्या बोला था मैंने, लेकिन एक बात समझो, इसे बढ़ाओगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और इसे घटाओगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात समझ गए ना? इन्वर्सली में तो ये रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है, हेंस करके मैंने लिखवा दिया है, दोनों एक दूसरे क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि आप ग्राफ खींचो, इसमें आप लिखना इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, करंट एंड टाइम, यदि हम धारा तथा समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ देखो आगे भी बढ़ रहा है ना, ग्राफ आगे भी बढ़ रहा है, देखो इस तरीके का। ठीक है भैया, ग्राफ आगे भी बढ़ रहा है और देख रहे हो एक बात, ग्राफ ऊपर भी चल रहा है ना। इसका मतलब ग्राफ आगे भी चल रहा है और ग्राफ ऊपर भी चल रहा है। देख लो, आगे चल रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, ऊपर चल रहा है तो करंट बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते करंट की मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? आई नोट, जो यहाँ पे आके हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है ग्राफ नीचे से ऐसे चल रहा है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ करंट ऊपर की तरफ चल रहा है ना ग्राफ, तो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो करंट बढ़ता है टाइम के साथ साथ, तो ग्रोथ हो तो रहा है करंट में, इंक्रीमेंट हो तो रहा है करंट में, तो इसका मतलब इसे ही कहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है ग्रोथ ऑफ करंट का। ठीक है जी, तो ये आपका ग्राफ हुआ ग्रोथ ऑफ करंट का, यानी टाइम के साथ साथ करंट में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई, ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये ग्राफ किसका है? ग्रोथ ऑफ करंट का। तो मैंने इसमें बताया आपको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि L/R होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखो इसकी डेफिनेशन चाहे आप, है ना, अलग हेडिंग डाल सकते हो, बाकी ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है क्योंकि इक्वेशन सेकंड की हेल्प से होगा ये, है ना। आपको मैंने बताया कि L/R है ना, ये समय तो है क्योंकि ये इसे बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यानी प्रेरकत्व कालांक। ठीक है जी, तो ये जो T बराबर L/R है ना, सेकंड में रख दो, पुट इन सेकंड, यानी सेकंड इम्प्लाइज। तो देखो I बराबर I नोट 1 माइनस e की पावर माइनस का R/L, और T की जगह रखना है L/R। ठीक है, T की जगह क्या रखना है? L/R। बात समझ में आई? यहाँ पे T की जगह L/R रख दिया क्योंकि T बराबर L/R हमने क्या कहा, इसे ही कहते हैं टाइम, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और इसकी डेफिनेशन हम देना चाह रहे हैं तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। L से L कटा, R से R कटा, I बराबर I नोट
ये बचेगा 1 माइनस ई की पावर -1। ठीक है जी। देखो आई बराबर आई नोट 1 माइनस 1/e हो जाएगा। ठीक है जी, 1/e। और आप इसकी क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो ये आएगा 1 एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा e माइनस 1/e। ठीक है, तो e का मान रख दो। आप जानते होंगे e का मान क्या होता है, 2.718। ठीक है, e की वैल्यू क्या होती है 2.718। तो e की वैल्यू रखो, तो आई नोट e की वैल्यू है 2.718। ठीक है, और -1 और अपॉन में है 2.718। तो भैया ये आ गया, कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.632 आई नोट। ठीक है, आई बराबर कितना आया 0.632 आई नोट। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी आई बराबर है 0.632 आई नोट। इससे यहाँ से डेफिनेशन मिल जाएगी किसकी, हमें प्रेरकत्व कालांक की, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की। आप देख के बताओ आई बराबर आई बराबर आई नोट का 0.632 गुना कब आया है, जब टाइम किसके बराबर हुआ है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के। भाई टी तो टाइम था कोई, लेकिन टी की जगह हमने ये रख दिया इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, तो फिर ये रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेरकत्व कालांक समय का वह मान है ना। सुन लो एक बार हिंदी में, प्रेरकत्व कालांक समय का वह मान है जिस समय में धारा अपने अधिकतम मान का 0.632 गुना बढ़कर हो जाती है। धारा बढ़कर अपने प्रारंभिक मान का 0.632 गुना हो जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो हिंदी में, यानी प्रेरकत्व कालांक। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट कब आया, जब टी की जगह L/R रखा। इसका मतलब है टी की जगह L/R रखने पे होता है केवल ऐसा। इसका मतलब टी जो है ना, टी वो टाइम है। ठीक है, कौन सा टाइम, जिसमें जो करंट है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का बढ़कर, है ना, करंट शुरुआत से बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते आई नोट तक हो रहा है, तो करंट बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितने गुना हो जाता है, 0.632 टाइम्स हो जाता है। तो जितने टाइम में होता है करंट इतना, है ना, उस टाइम को ही आप क्या कहते हो, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। बात समझ में आई। यानी प्रेरकत्व कालांक समय का वह मान है जिसमें धारा अपने अधिकतम मान की, है ना, जिसमें धारा बढ़कर अपने अधिकतम मान की 0.632 गुना हो जाती है। ये हिंदी में था, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हैंस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी किसका है, इसका है LR सर्किट का, क्योंकि हम डेरिवेशन जो कर रहे हैं ना, वो किसके लिए कर रहे हैं, LR सर्किट के लिए। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। ठीक है जी, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट मैंने बताया क्या है, समय का वह मान है, इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम, इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम। समय का वह मान है, कौन सा मान भाई, जिसमें धारा बढ़कर अपने प्रारंभिक मान, वो अपने प्रारंभिक मान की, अपने अधिकतम मान की, प्रारंभिक मान नहीं, अधिकतम मान, अपने अधिकतम मान की इतने गुना हो जाती है ना। तो बात समझ में, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन विच, जिसमें जो करंट है, करंट इन द सर्किट, परिपथ में जो धारा है, ठीक है, कितनी हो जाती है, बिकम्स, कितनी हो जाती है 0.632 टाइम्स, इतने गुना हो जाती है। और किसका, अपने अधिकतम मान का, ऑफ इट्स माने अपने मैक्सिमम वैल्यू, अपने अधिकतम मान का, यानी आई नोट का। ठीक है जी, यानी आई नोट का जब करंट बढ़ते बढ़ते, भाई करंट 0 है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते जब अपने अधिकतम मान का 0.632 गुना हो जाए करंट, तो है ना, इस टाइम को, जितने टाइम में करंट बढ़ के अपने टाइम का, मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितने गुना हो जाता है, 0.632 टाइम्स हो जाता है, इतने गुना हो जाता है। तो जितने टाइम में होता है ये इतने गुना, उस टाइम को ही आप क्या कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट।
मैंने प्रयास किया समझाने का, आपकी समझ में आया भी होगा। तो इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ LR सर्किट इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन विच करंट इन द सर्किट बिकम्स 0.632 टाइम्स ऑफ द इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी आई नोट का इतने गुना हो जाता है। देखो समझ के लिखोगे तो आसान है, रट के याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। लैंग्वेज रट थोड़ी ना सकते हो भैया, इतनी टॉपिक है। लैंग्वेज खुद बनाओगे, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को समझ के खुद लैंग्वेज लिखोगे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, तो ही सफलता है ना, मतलब तो ही कर पाओगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा, है ना। फिर तो कठिन लगेगा, लेकिन यदि समझोगे, कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लोगे और अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे बहुत आसानी से, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इसकी हमने, है ना, पहले तो ये मतलब जो डेफिनेशन है किसकी, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की, उसके अंतर्गत पहले ये किया और फिर डेफिनेशन लिख दी, चाहे आप इसे ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। कर लोगे ना, तो आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने साथ के स्टूडेंट्स तक, सेकेंड सेमेस्टर में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जोड़िए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अपने कार्य को जारी रख सकें, प्रेरणा मिले, है ना। कोई भी कार्य प्रेरणा के साथ ही होता है ना। जब आप लोग मोटिवेट करते हो तभी एक उत्साह अंदर से निकल के आता है कि हाँ कार्य करना चाहिए, बाकी नहीं तो, है ना। बहुत तरीके के कार्य होते हैं जीवन में, तो उसी कार्य को अधिक प्राथमिकता दी जाती है जिस कार्य के प्रति लोगों का आग्रह अधिक रहता है ना। आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने को ज़्यादा लोग कहेंगे, उसी टॉपिक पे तो मैं सोचने में मजबूर होऊंगा। तो इसी कारण आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को, है ना, वीडियो शेयर किया कीजिए, ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, और जिस दिन मैं पढ़ा दूँ उस दिन उस चीज़ को तैयार कर लो, अपने आप एक बार लिख करके देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्लियर करो, कोई बात ना समझ में आए कमेंट करो, ठीक है। यानी कुल मिला के चीज़ों से जूझोगे तो समझ में आएगी निश्चित रूप से, है ना। किते प्रयत्ने किम न लभेता, प्रयास करने से क्या नहीं मिलता है, अर्थात सब कुछ मिल जाता है।